नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष कार्यक्रम सीधे पार्लियामेंट की छांव में जो विजय चौक का इलाका है वहां से आपके लिए लेकर आए हैं। और आज भी लेकिन कुछ नया इसलिए लेकर नहीं आए हैं क्योंकि पिछले 3 दिन से जो पार्लियामेंट में हो रहा है वही आज चौथे दिन भी हुआ। सुबह से ही सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की। 3 दिन से राहुल गांधी थे नहीं, आज पहुंचे हैं। और जब वो यहां पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने कहा पार्लियामेंट में जाने से पहले कि मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी बात रखने दी जाए, मुझे अपना क्लैरिफिकेशन रखने दिया जाए। लेकिन पार्लियामेंट फिर से एक बार दोनों सदन जो हैं उन्हें स्थगित किया गया 2 बजे तक के लिए। 2 बजे जैसे ही शुरू हुई कार्रवाई, 1.5 मिनट के अंदर अंदर पूरे दिन के लिए जो कार्रवाई है उसको स्थगित फिर से करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? क्योंकि सत्ता पक्ष कहता है क्लैरिफिकेशन बाद में, पहले माफी मांगे राहुल गांधी। वहीं जो विपक्ष के सांसद हैं वो अपनी बात, वो ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए पार्लियामेंट के अंदर तो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। जो काम अक्सर विपक्ष का होता है, सरकार को घेरने का, हंगामा करने का, वो तो सरकार खुद ही कर रही है। तो उन्होंने आज पार्लियामेंट के बाहर जो है पूरा एक अपना विरोध प्रदर्शन करा। ये कहा कि जेपीसी जो है हिंडनबर्ग अडानी के मामले पर, उस पर हमारी बात नहीं हो पा रही, महंगाई को लेकर सरकार सुन नहीं रही, और साथ ही साथ ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी विपक्ष की बात को नहीं सुना जा रहा। तो उसके लिए उन्होंने बाहर अपना प्रदर्शन जारी रखा। अब कल फिर पार्लियामेंट शुरू होगी, लेकिन आपको बहुत बड़े पंडित या ज्योतिषाचार्य होने की आवश्यकता नहीं है ये कहने के लिए कि देखिए ये फिर से ही कल भी ऐसा ही मामला कुछ दिखाई पड़ेगा। सदन में आगे आने वाले दिनों में भी कुछ मामला इस तरह का दिखाई पड़ेगा। अंतिम एक आध दिन में सरकार इसी सब हंगामे के बीच में कुछ ऑर्डिनेंस, कुछ बिल पास करके कहेगी प्रोडक्टिविटी पार्लियामेंट की बहुत बढ़िया चल रही है। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से एक बात सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि देश की डेमोक्रेसी का मैं एक चुना हुआ प्रतिनिधि हूं और मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा ये संवैधानिक राइट है कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने दिया जाए क्योंकि मेरा नाम बार बार लिया गया। उन्होंने स्पीकर से भी बात करके, लोकसभा के ओम बिरला साहब से बात करके यही बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। क्या ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। उमा शंकर मेरे सहयोगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर राहुल गांधी की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि उन्होंने आज सवालों के जवाब नहीं लिए, अक्सर लेते हैं। उमा शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपना बयान देके कांग्रेस ऑफिस से निकले। उमा जी, राहुल गांधी ने भी, लगता है कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि ये सेशन ऐसे ही धुलने वाला है, तो अपनी जो बात है उसको प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। अब वो कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टेबल थोड़ी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, टर्न कर दें कि आप मुझे पार्लियामेंट में बोलने दीजिए, मैं अपनी बात क्लैरिफाई कर देता हूं कि देश के विरोध में किसने बोला, किसने नहीं बोला। जी बिल्कुल, देखिए अंकित, जब राहुल गांधी से पार्लियामेंट जाते समय पूछा गया था और बाहर निकलते समय पूछा गया था, तब उन्होंने जब कहा कि संसद में बोलने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात रखूंगा, तभी कांग्रेस की रणनीति साफ हो गई थी कि वो सरकार के दांव से ही सरकार को चित करने की कोशिश करना चाहती है एक पार्टी के तौर पर। और अभी राहुल गांधी ने उसी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सांसद के तौर पर उनका हक है कि वो संसद के भीतर अपनी बात रखें, क्योंकि सरकार के 4 मंत्रियों ने संसद के भीतर उनके ऊपर आरोप
आरोप लगाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक सांसद का नाम लेकर उनके ऊपर आरोप लगाया गया है तो सदन में उनको बोलने का, अपने आरोपों के ऊपर जवाब देने का मौका जो है वो मिलना चाहिए। एक आदर्श स्थिति है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि जब वो स्पीकर से मिले तो वो नॉन कमिटल दिखे, लेकिन उनको फिर भी उम्मीद है कि कल उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो सदन के पटल पे जो ऑन रिकॉर्ड उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी ऑन रिकॉर्ड उसका जवाब देना चाहती है। और राहुल गांधी ने अपने इस प्रेस बयान में ये बात भी जोड़ा कि अगर डेमोक्रेसी है तो ये जाहिर हो जाएगा, यानी कि जो वो आरोप लगाते रहे हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, उनको बोलने नहीं दिया जाता, ये दांव भी चलने की उन्होंने कोशिश की है अपने आज के बयान में, और एक दबाव बनाने की कोशिश की है कि सदन के भीतर उनको बोलने दिया जाए। अंकित। उमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक कवायद बन गई है आजकल, और कम से कम पिछले 4 दिनों में एक एक मंत्री को रोज जिम्मा मिलता है राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलने का। आज बारी थी किरण रिजिजू साहब की, उन्होंने भी क्या कहा इस मामले पे आपको वो भी सुनवाते हैं, फिर आपका हमारे मेहमानों से तारुफ कराएंगे। कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे, ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। चलिए, तो चुपचाप नहीं बैठेंगे कह रही है बीजेपी, देश को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा। प्रधानमंत्री के बयानों की भी एक लिस्ट जारी कर देते हैं। इस पूरी खींचतान के बीच पार्लियामेंट का चौथा दिन भी, बजट सेशन का जो दूसरा हिस्सा है उसका चौथा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब जनता सोच रही होगी राहुल गांधी की माफी मांगने या ना मांगने से इतना क्या हमारे जो काम है, जनता के काम है, जिसके लिए पार्लियामेंट का जो काम होना चाहिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस है, वो कब तक इस तरीके से रुका रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो माफी वर्सेस जेपीसी की जो लड़ाई है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कैलाश सोनी साहब जुड़ रहे हैं, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर अंशुल अभिजीत जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ नंद गोपाल गुर्जर जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कैलाश जी, राहुल गांधी ने सीधा सीधा कह दिया है कि देखिए, आपको मेरी बातों से इतनी मुश्किल हो रही थी, आपको लग रहा है कि देश के विरोध में है, तो आप पार्लियामेंट में मेरा नाम लिया गया, हर रोज मेरा नाम लिया गया, तो मुझे अपनी बात को रखने तो दीजिए। तो कल क्या बीजेपी रखने देगी उनको अपनी बात? कब नहीं रखने दिया, उन्हें आंख मारने की छूट दी गई इस पार्लियामेंट में, उन्हें कब बोलने नहीं दिया, उनकी उपस्थिति कितनी है, कब कौन से माने जनता के सरोकारों पे उनका क्या भर्सन है, पूरा देश जानता है जी। और ये इतनी विशेष गंभीरता है, पता नहीं उनका कौन सलाहकार है कि दुनिया में जाकर के हमारे इतने प्रतिष्ठित लोकतंत्र के संदर्भ में और जिस तरह की बात की गई है, ये कोई नागरिक भी टॉलरेट नहीं करेगा। और इसके लिए कोई आदमी छोटा नहीं होता। यदि कोई भूल हो गई है तो उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो वो तो हंगामे से पहले हो पाएगा ना सर? मतलब अगर कल मान लीजिए राहुल गांधी संसद में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरी वजह से इतना हंगामा हो रहा है, मुझे बोलने दीजिए लोकसभा में, बराबर तो बीजेपी कह रही है पहले बात करना चाहिए भी। उनकी बात हुई है हाँ। लोकसभा अध्यक्ष जी से, जो अभी टीवी पे देखा है कि अभी लोकसभा अध्यक्ष जी के पास भी गए थे जी। तो कल क्या होता है पार्लियामेंट में, बोलने के लिए तो है ही पार्लियामेंट। सर, कल क्या होगा वो तो आज रात को तय हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या तय करेंगे आज? मूल विषय यही है
कि आदमी रियलाइज करे। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, तो रियलाइज हुआ है क्या अंशुल जी? कितनी शानदार परंपरा नहीं तो पहले तो प्रधानमंत्री जी रियलाइज करें ना कि वो विदेश में जाके क्या क्या कह चुके हैं, या ये कह चुके हैं कि पहले गंदगी थी, हम अब गंदगी साफ करने आए हैं। वो तो आवाम पे भी उन्होंने एक तरह से प्रहार किया कि यहाँ पर कितने बदनसीब के यहाँ के लोग, कि उन्होंने कोई पाप किया होगा यहाँ जो पैदाइश हुई। तो हर तरह से जमहूरियत की सबसे पहले जो एक तरह से जो प्रहार हुआ है, विपक्ष कहीं आसमान से टपका नहीं, वो तो यहाँ पर ये जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उससे उभर के आया है। तो अगर आप विपक्ष पे प्रहार करेंगे, बार बार विपक्ष को बदनाम करेंगे और वो भी बाहर विदेशी जमीन में, तो फिर माखी तो उनको मारनी चाहिए ना। क्या तो कांग्रेस थोड़ी उसी तरीके से उनको जवाब देना शुरू कर देगी कि अगर वो करेंगे तो हम भी करेंगे? भाई राहुल गांधी, किरेन रिजिजू आज कह रहे थे पूरे देश में सबसे ज्यादा बोलते हैं, पूरी भारत जोड़ो यात्रा में घूमे, सब जगह गए, लोगों से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, मीडिया ने उन्हें पूरा दिखाया, अभी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो बात तो वो कर पा रहे हैं, तो उन्हें कहां रोका जा रहा है? ऐसा वो पूछ रहे हैं। नहीं, संसदीय प्रणाली एक चीज होती है, वहां पर बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वहां पर बातचीत होती है, वो तो आपने खत्म कर दिया ना, एक तरह से ध्वस्त हो चुका। तो यहाँ पर एक हमारे क्या प्रजातंत्र के क्या स्तंभ होते हैं? एक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका तो आतंक है ही, ईडी सब जगह घूम रहा है। एक न्यायपालिका होती है, आप कहिए जो केस हैं वो न्यायपालिका में जाए, तो और जो संस्थाएं होती हैं उनको खत्म कर दीजिए। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो लेजिस्लेचर है, उसको खत्म कर दीजिए, वहां कर बहस नहीं होने देंगे। तो ये तो प्राथमिकता तो वहां लेजिस्लेचर की होती है ना, संसद की होती है। विनोद जी, ये सारा जो पूरा हंगामा चल रहा है ना, ये प्रजातंत्र के नाम पर चल रहा है कि वो भी कह रहे हैं प्रजातंत्र को, देश की डेमोक्रेसी को उन्होंने गाली दे दी बाहर जाकर। कांग्रेस कह रही है मोदी जी वैसी नीचा दिखाते रहते हैं। ये प्रजा को फर्क पड़ रहा है क्या? प्रजा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राहुल गांधी माफी मांगे या ना मांगे, और सरकार या राहुल, उन्हें प्रजा को भी ऐसा लगता है कि बड़ा अपमान कर दिया राहुल गांधी ने विदेश में जाके? हमारे देश की बदकिस्मती है और हमारे लोकतंत्र की बदकिस्मती ये है कि मुद्दे यहाँ पर सरकार और मीडिया मिलकर बना देते हैं, सेक्शन ऑफ द मीडिया, और उसको बार बार दोहराते हैं और अंततोगत्वा वो मुद्दा बन जाता है। बदकिस्मती ये भी है कि इसके चलते हमारी जो पार्लिमानी प्रणाली है उसको गहरा आघात पहुंचता है। अगर आपको मैं याद दिला दूं कि 2003 में फाइनेंस बिल बिना डिबेट के पास हुआ, 13 में बिना डिबेट के पास हुआ, 18 में बिना डिबेट के पास हुआ। जो जनता का पैसा जिस पे मोहर लगानी है पार्लियामेंट के हमारे चुने हुए नुमाइंदों को, वही नहीं लगाते, अपना मन बना के उस पर ध्यान देकर उस पर सरकार को जो पैसा खर्चने के लिए वो स्वीकृति देते हैं। तो जब फाइनेंस बिल इस तरह से पास हो रहा है पार्लियामेंट में, तो हमारे दोस्त की क्या जरूरत है वहां बैठने की? हमको इनको इलेक्ट करने की क्या जरूरत है? और मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ जी। तो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ऐसी कठिन स्थिति में कोई रास्ता निकालना चाहिए, और उस रास्ता निकालने के कौन मुख्य जो पीपल हो सकते हैं जो कर सकते हैं, वो जिम्मेदारी और सरकार कौन है? नहीं, एक तो चेयर दोनों हाउसेस की जी, और एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। देखिए, मैंने देखा है अपनी आंखों से इसी पार्लियामेंट में, जब हमारे मित्र अरुण जेटली जिंदा थे और वो लीडर ऑफ द राज्यसभा थे, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा थे, और जब वो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है, उन पे एक आरोप लगा था, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, कि वो देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे किसी एक डिनर पार्टी में बैठकर, और उसका कितनी खूबसूरती से रास्ता निकाला गया था, विपक्ष भी मान गया था। अगर आज का बीजेपी अगर तब की विपक्ष होती तो कभी नहीं मानती, लेकिन तब का विपक्ष भी मान गया और उसको मनाने में कामयाब हुए अरुण जेटली। मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑफ पार्लियामेंट को जरा उसके पन्ने पढ़े जाएं और उसके चलते कोई उपाय निकाला जाए भाई इसमें से। तो क्राइसिस मैनेजर कोई बीजेपी के पास अच्छा नहीं है आनंद किशोर जी, या फिर ये मान के चला जाए कि ये तो बड़ी सोची समझी एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? प्रधानमंत्री जी ने संडे को ही, जब वो कर्नाटका में थे, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनके ऊपर आरोप लगा दिया था, हमला कर दिया था, जवाब दे दिया था। सबको लग रहा था कि बीजेपी की लाइन तय हो गई, या कल से यही बात सब करेंगे, और वो हुआ भी ऐसा। तो ये क्या एक क्राइसिस मैनेजर की कमी है या ये स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले तो अंकुर जी मैं कहूँगा कि आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के सामने एनडीटीवी एक डिबेट कर रहा है, और उस विषय पे डिबेट कर रहा है
जिस विषय के लिए इस मंदिर की स्थापना की गई और इस मंदिर के द्वारा ही पूरे देश को गवर्न और चलाया जाता है, कमांड दी जाती है, और उसके लिए एनडीटीवी और आप बधाई के पात्र हैं। अभी जैसे माननीय शर्मा साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, एडिटर हैं, उन्होंने अभी जो अपनी चर्चा में ये जिक्र किया है कि यूपी के टाइम से ये लग रहा है कि कंपटीशन है, कि कोई भी किसी भी विषय पे यदि विरोध करना है तो लोकसभा को, और लोकसभा में बजट पर अपनी चर्चा करके और उन मुद्दों को उठाया जाए जिन मुद्दों के लिए आप उनको लोकसभा को हर्डल कर रहे हैं या लोकसभा को नहीं चलने दे रहे हैं। इसी बजट सेशन में आप देख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम में जेपीसी का इशू था, फर्स्ट जो भी बजट सेशन में, लेकिन जेपीसी के इशू के लिए कांग्रेस भी चाहती, अपने फैक्ट लेके पार्लियामेंट में जाती और मजबूर करती सरकार को कि जेपीसी बने, और उन फैक्ट के माध्यम से चाहे कोई भी इशू हो, अडानी जी का है कोई भी इशू हो, आप चर्चा तो होनी चाहिए ना। सरकार चर्चा के लिए तो तैयार ही नहीं है। सरकार चर्चा के लिए नहीं मना कर रही है, वो जेपीसी पे अड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा ही अभी भी आप ये देख लीजिए, एक नया इशू सत्ता पक्ष ने भी उठा लिया है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष, एक सेकंड में कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष को अब एक मुद्दा मिल गया है राहुल जी पे। तो अब वो तो यही मुद्दा, मैं इसी पे बात कर रहा हूं। सोनी साहब, ये जो मुद्दा उठा है राहुल गांधी के ऊपर, जो पूरी बातचीत उठाई गई है, क्या लोग कह रहे हैं कि ये सत्ता को पता था कि पहले वाला जो सेशन था बजट का, जो पहला हाफ था, वो विपक्ष हावी रहा, जेपीसी के मुद्दे पर उन्होंने नहीं चलने दिया, तो अब आपने खेल बदल दिया है, सत्ता पक्ष ने इस बार पार्लियामेंट को अपना हॉस्टेज बना लिया है, वो इस बार सत्ता नहीं चलने दे रहे हैं और उनको मुद्दा मिल गया राहुल गांधी। तो जेपीसी से, बाकी मुद्दों से बचने के लिए सरकार को राहुल गांधी की आड़ लेनी पड़ रही है। देखिए, टोटल बीजेपी का जो रोल है इंडियन हिस्ट्री में, हम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं कि कोई भी गैर जिम्मेदार कोई भी जो इशू नहीं है उसको मुद्दा बना करके पार्लियामेंट का वक्त खराब करे। लेकिन जिस तरह की हरकत शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी लीडर ने यहाँ विदेश में जाकर के हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर थूका हो, इस तरह से आरोप लगाए हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। पर आपको नहीं लगता कि जो बात पूरी आप बीजेपी कर रही है, वो भी बयान आधा सुन के आक्रामक है बीजेपी? देखिए, उनने जो बात कही है, पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो जनता इसका जवाब देगी। अब हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी वो नहीं रह गई, हमारी डेमोक्रेसी जवान नहीं प्रौढ़ हो गई है। 75 साल से हम वोट डाल रहे हैं, ये मिथक लोगों को, अपने दिमाग से बुद्धिजीवियों को और लोगों को निकाल देना चाहिए। जनता हमसे एडवांस है। एक एक आपके एटीट्यूड का मूल्यांकन जनता करती है, तो और जनता निर्णय देगी। जी विनोद जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब वो बात कह रहे थे, तो ये जो जवान हमारी डेमोक्रेसी हो गई है, उस जवान डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का रोल क्या कम हो गया है? क्योंकि पार्लियामेंट तो अपना काम पूरा कर नहीं पा रही। पार्लियामेंट तो निरंतर अपना रोल कम कर रही है। जब एक मुद्दे पे, जो कि राजनीतिक मुद्दा है, उस पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर ठीक है, पार्लियामेंट अपनी जेपीसी नहीं बिठाना चाहती, तो किसकी स्ट्रेंथ कम कर रही है? पार्लियामेंट अपनी कर रही है ना। जब पार्लियामेंट के पास इंस्ट्रूमेंटैलिटीज हैं, और यही इंस्ट्रूमेंटैलिटीज पहले बीजेपी ने डिमांड की। देखिए, यूपीए की सरकार के समय 2GB दिया और पार्लियामेंट वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोब भी हुई, दोनों चीजें हुई ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया, कम से कम अपने ही रुआब की जरा ध्यान रखो। सरकार जो है वो पार्लियामेंट का क्रीचर है। अगर पार्लियामेंट दिशाविहीन लगती है तो फिर सरकार के बारे में लोग क्या कहेंगे? और दूसरी बात, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सरकार को शुड कम अक्रॉस एज बीइंग अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, जो इस केस में नहीं हो रहा। जवाबदेही तो पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट के प्रति सरकार ये अकाउंटेबल नहीं लग रही है, कम से कम अडानी के मुद्दे पर। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अंशुल, ये बताइए कि ये जो राजनीतिक अखाड़ा बन गया, अब बीजेपी पर तो आप आरोप लगा देते हैं, इससे पहले कि अगर ये सेशन इसका फर्स्ट हाफ देख लें, उसके पहले के हाफ देख लें, तो बात ये होती है कि विपक्ष भी सिर्फ यही कोशिश करता है कि आइए हंगामा मचाइए, अपनी बात रखिए और बाहर आ जाइए, आप ही वॉकआउट कर जाएंगे। तो क्या सिर्फ पार्लियामेंट अब राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है? पार्लियामेंट का काम सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल स्कोरिंग हो गया है?
नहीं, तो आप पार्लियामेंट को सियासत से तो हटा नहीं सकते, तो सियासी जो मुद्दे हैं वो तो पार्लियामेंट में आएंगे ही। तो फिर इलेक्शन में क्या होगा? नहीं, तो आवाम के भी मुद्दे आएंगे। अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं, निजता के हनन की बात करते हैं, पेगासस की बात करते हैं, कृषि कानून की बात करते हैं, तो हमें बात करने नहीं दिया जाता, हस्तक्षेप होता है, माइक ऑफ किया जाता है। देखिए, पार्लियामेंट सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, बहस तो यही होगी ना। और अगर आप न्यायपालिका में जाना चाहते हैं, तो कहीं और जाना चाहते हैं, तो वहां बहस हो नहीं सकती। तो फिर संसदीय प्रणाली है क्यों? इसको खत्म करिए। अगर आप ये सवाल तो उठेगा ना कि सरकार क्यों मुद्दों पर बहस कराने से बच रही है। आपको जेपीसी करानी नहीं करानी, पर पहले बहस तो शुरू कराइए, बात तो सुनिए, ऑन रिकॉर्ड चीजों को तो आने दीजिए। देखिए, कौन से मामले पे सरकार बहस से बची है, लेकिन यहाँ तो किसी चीज पे विश्वास नहीं है। मुश्किल यही हो गई है कि जो अंग है डेमोक्रेसी के, उसमें से किस इंस्टीट्यूशन पे कांग्रेस को भरोसा है। सारे मसलों पे अभी सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, पेगासस का मामला हो, चाहे आपका रफाल का मामला हो, सब पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हमें कोई विश्वास नहीं। हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं। हमारी सरकार बनती है तो सब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पेगासस मशीनें खराब है, ये डेमोक्रेसी के हित में ठीक नहीं है। मैं बनने की जाने से पहले अंशुल आपसे एक रिस्पॉन्स देना चाहता हूं। जो कह रहे हैं कि आप किसी पर तो आपको विश्वास है नहीं, सब पे आप सवाल उठाते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी आप कहते हैं कि देखिए वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहा। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट भी आ गया है। हर इंस्टीट्यूशन पे आप सवाल उठाते हैं, ऐसा आप पे आरोप लगता है। नहीं, ये तर्क सरकार का ये है कि जो भी समस्या है आप कोर्ट जाइए। मतलब सरकार ने एक स्वीकार कर लिया एक तरफ से कि और संस्थाएं रिडंडेंट हो गई हैं। तो सरकार ने तो ये खुद कहा है कि हर बात पे ये क्यों नहीं जाते कि आप न्यायपालिका में जाइए। दूसरी बात, हाँ, हमारी जो जमहूरियत है, अगर उसमें खतरा है, यहाँ संस्थान को हथियार में बना दिया है, तो हम इसकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ समझौते हुए हैं। आप अडानी का नाम क्यों नहीं लेना चाहते पार्लियामेंट में? क्या साठगांठ है, क्या तालमेल है? क्यों नहीं उनका नाम, क्यों हमारे स्पीचेस एक्सपंज हो रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो मनाए यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संसद में आप कुछ नहीं कहते, हम आपका स्पीचेस मिटा देंगे। जी, पर क्या राहुल गांधी को टारगेट करके या राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह का बवाल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़े पॉलिटिकल फायदा है? 2024 में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी टिकट पर होंगे, तो बीजेपी ने 2 चुनाव में देख लिया उनको फायदा होता है, तो वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, चलते रहने दीजिए। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चुनावी साल है तो राजनीतिक जो भी एजेंडाज हैं वो तो प्रायोरिटी पे होंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसमें G20 की मीटिंग्स भी है, और देश की जो एक साख है इस समय, ये कहा जाता है विश्व पटल पे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ देश की जनता है, तो उनको ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए कि जैसा मैसेज बराबर के पड़ोसी देशों में ऐसा मैसेज है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, तो जो परिपाटी यूपीए के टाइम से चली आ रही है उसको खत्म करके एक नई गाइडलाइन जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनको डायरेक्शन दी जाए। सोनी जी, क्योंकि ये सवाल तो वैसे तो अक्सर ऑपोजिशन से पूछा जाता है, कल पार्लियामेंट चलने देंगे क्या? मैं आपसे पूछ लेता हूं अंत में, पार्लियामेंट कल चलने देंगे क्या? बहुत बुनियादी बात शर्मा जी ने कही है। आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि ये सबका विषय है, ये पार्लियामेंट सबकी है, जन सरोकारों के लिए है, और पार्लियामेंट के जो अपने दायित्व हैं, यदि उनका निर्वहन पार्लियामेंट नहीं करेगी तो धीरे धीरे इस देश से इसकी मान्यता कम होगी। हम अपनी प्रतिष्ठा स्वतः कम करेंगे, तो कोई ना कोई हल सारे मूर्धन्य नेतृत्व को इसको विचार करना चाहिए। हम अपने अपने ढंग से अपने कलर के साथ चलें, लेकिन मेन मोटिव जो है जी, जो नेशनल इश्यूज हैं जी, जो हमारी परिपाटी है, जो डेमोक्रेटिक मर्यादाएं हैं जी, उनको अपन को कायम रखने का प्रयास सबको करना बहुत जरूरी बात है। लेकिन ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टी के कुलीग्स भी सुन रहे होंगे कि बड़ी जरूरी बातें हैं कि किसी ना किसी को। विनोद जी, समय बिल्कुल खत्म हो गया, 10 सेकंड में अंत में आपसे चाहता हूं, बस ये मुझे बता दीजिए, इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया है देखते हुए पार्लियामेंट को, उम्मीद है आपको कल राहुल गांधी बोल पाएंगे, पार्लियामेंट चल पाएगी? One should never wager on what's going to happen in Parliament tomorrow. कभी भी उस पे कोई शर्त मत लगाओ, क्योंकि बहुत बार हमने ऐसे होते हुए देखा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक निर्णय होता है, लेकिन वो निर्णय कार्यान्वित नहीं हो पाता सदन में। तो ये, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो चेयर्स हैं दोनों, उनको कोशिश करनी चाहिए
कि विपक्ष के साथ अपना विश्वास बनाए। अंशुल, देखिए ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल मिलके आना पड़ेगा। देखिए लोकतंत्र जो है ना शहनाई की तरह है जी। दो ही सुर का ये खेल सारा है, विपक्ष और प्रतिपक्ष, और उसके बिना शहनाई नहीं बच सकती। नहीं तो दोनों हाथ से ताली बजेगी, दोनों को थोड़ा थोड़ा कदम चलने पड़ेंगे। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्लियामेंट के समझ लीजिए छांव में बैठकर ही पार्लियामेंट पे बात हो रही थी, तो कोशिश यही थी जो आज सोनी जी ने कहा, इनकी जो बात है वो इनकी पार्टी के लोग ही सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी होगा कल देखने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, राहुल गांधी पलटवार करेंगे। अब वो पार्लियामेंट में भी दिखेगा नहीं दिखेगा कल, वो कल के लिए छोड़ देते हैं। चलिए तो बता देते हैं आपको, जिस तरीके से ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, खासतौर पर विपक्षी नेता अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं एजेंसी से। उसमें आज बीआरएस की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में आज पहुंचना था, उनको ईडी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने वो खुद नहीं गई, उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजकर 20 तारीख तक का समय मांगा है। और इस बीच इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई हैं, जहां पर उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स को चैलेंज किया है। मेरे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कहीं ना कहीं उनको भी ये डर था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर ईडी यही इस तरह की कार्रवाई अक्सर हो रही है, कम से कम इस मामले में, कि लोगों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और दूसरी बार अक्सर जब बुलाया जा रहा है तो उन्हें सीधे जेल लेके जा रहे हैं। देखिए अंकित, कविता अभी तक इस पूरे केस में नेम्ड अक्यूज नहीं है। जो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा, पहले तो उसमें उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट उठा दिया, क्योंकि जब 11 तारीख को के कविता अपीयर हुई थी ईडी के सामने, तो ईडी ने उनको जो समन दिया था वापस आने के लिए आज का, उसमें लिखा था कि अपीयर हो, पर ये नहीं स्पेसिफाई किया था कि कैसे अपीयर हो, क्या इन पर्सन आना है या अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए आना है। तो उस टेक्निकल पॉइंट का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा। उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पूरा मामला सब जुडिस से कल सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, मामले की सुनवाई 24 तारीख को होनी है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दूसरा कि जब पहली बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जो समन किया गया था, उस समन में फ़ोन को जब्त करने की बात नहीं थी, लेकिन जब के कविता पहुंची तो उनका फ़ोन जब्त कर लिया ईडी ने, जो कि उनकी निजता का हनन है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनको कहा गया था कि जब वो आएंगी पूछताछ के लिए तो बाकी जो आरोपी हैं उनके साथ उनको बैठा करके आमना सामना कराया जाएगा, पूछताछ कराई जाएगी, वो भी नहीं किया गया। जो सवाल उन्होंने पूछा ईडी ने उनसे, उनका जवाब उन्होंने दे दिया। ऐसे में दोबारा उनको क्यों बुलाया जा रहा है? उन्होंने सेक्शन 50(3) का हवाला देते हुए कहा कि वो इन पर्सन जा सकती हैं या फिर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रात 8 बजे तक बैठा के रखा गया, मैं एक महिला हूँ, मुझे दिन ढलने के बाद नहीं बैठा के रखा जा सकता। ऐसी तमाम दलीलें उन्होंने दी हैं और अंत में ये कहा है कि वो बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार हैं, बिल्कुल पूछताछ के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए वो ईडी के अधिकारी उनके घर पर पूछताछ के लिए आ सकते हैं या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के जरिए उनसे सवाल पूछ सकते हैं, वो जवाब देंगी। और या फिर उन्होंने अपना ईमेल आईडी भी दिया कि उनको मेल करके भी ईडी के अधिकारी जवाब पूछ सकते हैं, उसका उन सवालों का जवाब वो दे देंगी। तो उन्होंने भी ईडी को कह लीजिए काउंटर किया है या एक अग्रेसिव तरीके से आज वो नहीं गई और अग्रेसिव तरीके से तमाम वो बातें कहीं जो शायद कह लीजिए चुभने वाली हो सकती हैं ईडी के लिए। इसीलिए ईडी ने एक फ्रेश समन इशू कर दिया है 20 तारीख को अपीयर होने का, उसमें इन पर्सन अपीयर होने के लिए कहा है ईडी ने। तो देखना होगा कि 20 तारीख को के कविता क्या करती हैं, क्योंकि सुनवाई तो 24 तारीख को होगी सुप्रीम कोर्ट में। 20 तारीख को क्या कविता जाएंगी और अगर नहीं जाएंगी तो किन बातों का हवाला देंगी, तो 20 तारीख काफी दिलचस्प होगी आबकारी, जो कथित आबकारी घोटाला है उसको लेकर के। बिल्कुल 20 तारीख बहुत दिलचस्प होगी और वहां पर जैसे सौरभ बता रहे हैं वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, एक तो सवाल ये भी होगा। और दूसरा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास और इससे सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के हक में फैसला दिया। पीएमएलए के जो केसेस हैं उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास बहुत सारा, मतलब बड़ी वाइड रेंजिंग पावर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो डर है वो जरूर जो भी लोगों को बुलाया जाता है उनको रहता है। चलिए छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। शायद 6 मार्च से ये विदेश में थे,
राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मिस्टर राहुल गांधी, हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू मिसलीड द कंट्री, द पीपल, 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी? यह है बड़े सवाल ना। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैंने प्रेस की थी तो कांग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था। नेक्स्ट डे उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट, तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषण जो था उसको लगा दिया, और जो मैंने यहां आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया। उसके बाद कांग्रेसी खामोश हो गए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इट इनटू ए हैबिट to derail Indian democracy, criticize it, and demean it. आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे, और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। राहुल गांधी जी, आप कैसे एमपी हुए वायनाड से? भारत के लोकतंत्र ने जिताया आपको। अभी हाल में आपकी पार्टी बहुत थोड़े मेजॉरिटी से कैसे जीती हिमाचल प्रदेश में? लोकतंत्र ने जिताया ना। तो आप जीत जाएं तो ठीक है, और बाकी सफाया हो गया आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां जाके विलाप करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आपको वोट नहीं मिलता तो आपके अपने कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता, आपकी पार्टी के कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता। अब देखिए, आज भारत की लोकप्रियता और मोदी जी के काम की जनप्रियता दुनिया बोल रही है। अभी जर्मन चांसलर इंडिया आए थे ना, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं किया? अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, उन्होंने मोदी जी की सरकार नीतियों की सराहना किया नहीं की? अभी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर आई थी, उन्होंने तो बाकायदे हैदराबाद हाउस में ही प्रेस में कहा कि मिस्टर मोदी यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। भारत की इकोनॉमी आज दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये सब राहुल गांधी को दिखाई नहीं पड़ता। बेबुनियाद, बेफतूर की बातचीत करना उनकी फितरत बन गई, उनकी आदत बन गई है। आज की उनकी टिप्पणी में कोई दम नहीं है। आज एक बार भी राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, इंग्लैंड में उन्होंने भारत के लोकतंत्र को एक प्रकार से अंधेरे में लाया है और अमेरिका और यूरोप के हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इसको उन्होंने एक बार भी डिनाई नहीं किया है। राहुल गांधी जी, आपके अहंकार से तो हम लोग परिचित हैं। आप मनमोहन सरकार में ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं, लेकिन राहुल गांधी, आपका अहंकार देश से बड़ा नहीं है। मिस्टर राहुल गांधी, योर arrogance,
is not above the country and the sentiment of 140 crore people of the country. ये हम बहुत साफ साफ कहना चाहेंगे। आजकल राहुल गांधी जी, आपको चीन से बहुत प्यार हो गया है। क्या क्या बोल देते हैं आप, क्यों बोलते हैं आप? चीन से आपका क्या याराना है? मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट इज योर सेंस ऑफ डीप अटैचमेंट विद चाइना? आपने इंग्लैंड में कह दिया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में सद्भावना है और क्या क्या है, आपने सब लिखा है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जबकि चाइना को लेके पूरी दुनिया में सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या एशियन कंट्री, क्या जापान, क्या इंडिया, उनकी एग्रेसिव नीतियों के कारण सभी उनकी राजनीति और उनकी कूटनीति के कारण चिंतित है। और राहुल गांधी उनकी पूरी कूटनीति को सद्भावना का बहुत बड़ा केंद्र बनाते हैं। देखिए, मैंने पहली बार एक बार आप यही मंच से कहा था और उस दिन मैंने लोकसभा में भी कहा था कि राहुल गांधी जी कितना होमवर्क करते हैं, इस पर डिबेट हो सकती है। आज मैं बीजेपी के इस मंच से एक बार बड़ी विनम्रता से कहूंगा, राहुल गांधी देश की विदेश नीति को कितना समझते हैं, इस पर भी बहस करने की जरूरत है। और अगर खुद नहीं जानते हैं तो उनको सिखाया जाए ना, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता उनके बाएं दाएं बैठते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज ब्रश अप योर इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, प्लीज। यू आर ए नोविस इन दैट फील्ड। और आप क्या क्या बोल जाते हैं, इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। हमें लगता है कि राहुल गांधी अब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन आज उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि हमने जो भारत के लोकतंत्र के बारे में और विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप के बारे में कहा था, उसका हमें खेद है। Therefore, Rahul Gandhi owes an apology to the people of India. और हम उसके लिए मांग करेंगे। आज देश दुखित है उनके अहंकार से और कुछ भी बोल देंगे। राहुल गांधी जी, आप नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना कर सकते हैं, आपका अधिकार है। अब जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? लेकिन उस आलोचना के चलते आप देश के लोकतंत्र पर ही सवाल उठाएंगे, भारत के लोगों का जनमत पर ही सवाल करेंगे, ये बहुत अनफेयर है। भाजपा इसको बहुत ही कंडेम करती है। आज ये प्रेस इसलिए करना पड़ा कि हमें लगता था कि राहुल गांधी कुछ अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इनका वही ढाक के 3 पात है, इसलिए हमें लगा कि हम स्पष्ट कर दें। आई एम ओपन टू क्वेश्चन नाउ। इंग्लैंड में कहां बोले थे वो? संसद में बोले थे क्या? मैं इस सवाल की अपेक्षा कर रहा था, इसलिए मैंने बोला नहीं उसको। ही स्पोक इन सम सिविल सोसाइटी स्पीच इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। ही स्पोक इन सम थिंक टैंक। तो वहां जाके आप भारत की आलोचना कर सकते हैं, जो दुनिया में दिखाया जाएगा। यू हैव टू रिप्लाई टू दैट ऑल्सो ना। एक मिनट। राहुल गांधी ने कहा कि वो जवाब देना चाहते थे, जिन 4 मंत्रियों ने इस पर आरोप लगाया उनका जवाब देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जवाब देने नहीं दिया। राहुल गांधी के ऊपर 4 मंत्री ने, हमने भी यही प्रेस की थी, उनसे माफी का आग्रह किया था। उनके संसदीय टिप्पणी पर नहीं, उनके विदेश की टिप्पणी पर किया था। चाहे भाजपा के प्रवक्ताओं ने या मैंने या बाकी हमारे मित्रों ने या मंत्रियों ने, उसका ना जवाब चाहिए। वो जवाब तो नहीं दे रहे हैं। That is a strategy which will be determined, but surely it is a good suggestion for action. We will expose Rahul Gandhi in the entire country. Sir, Rahul Gandhi again talked about democracy, what he said in London. Today he stated that if democracy was alive in India, I would be allowed to speak. So tomorrow, whether I would not be allowed to speak or not, that remains to be seen. Again he talked about it, sir. Rahul Gandhi's comment cannot become the barometer for success or failure of democracy. You understand?
He does not get vote. His party does not get vote. Recently in Northeast, it happened. 0/0. He campaigned there, na? चलिए. राहुल गांधी जब आज पार्लियामेंट पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप माफी मांगेंगे? उस सवाल पर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही माफी मांगने का कोई सवाल नहीं. लेकिन राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो भी बातें उन्होंने इंग्लैंड में कही वो बड़ी तैयारी के साथ रेफरेंस को लेकर मैंने बोली थी. मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने देश विरोधी बातें नहीं कही. अच्छा, ऐसा है, वो स्पीकर साहब का मामला है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है. वो बोलेंगे तो जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना, भाजपा के मंत्री भी बैठे हुए हैं और हम लोग जवाब देना जानते हैं ना, ये तो पता ही है आप लोग. हम लोग भी होमवर्क करके जाते हैं. तो सवाल अभी होमवर्क का नहीं है, सवाल है राहुल गांधी के देश के लोकतंत्र को अपमान करने के एक चाहत का. उसका जवाब चाहिए. This comparison is completely misplaced. Modi ji has exposed the rank corruption under Manmohan Singh. And I think you need to recall that along with late Arun Jaitley, I was also instrumental in raising a whole range of issues from 2G to Colgate to Augusta Westland, to CWG and Bangalore wala, kya tha naam uska? The famous scam, नहीं, स्टैम्प पेपर नहीं. ये सब उन्होंने किया था ना, तो ये सब उनका जवाब तो उनके पास तो है नहीं. रियल इशू ये वो है.